आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी, कोई देश नहीं, कोई राष्ट्रीय सेना नहीं, बल्कि व्यापार करने आई एक प्राइवेट कंपनी एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। ये इतिहास का शायद सबसे बड़ा, सबसे शातिर और सबसे क्रूर कॉरपोरेट टेकओवर था। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, $45 ट्रिलियन। 1765 से 1945 के बीच भारत से जो संपत्ति निकाली गई, ये उसका एक अनुमान है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे गिनने बैठे तो शायद सदियां लग जाएं। इस आंकड़े को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही उस पूरे व्यापार का अंतिम लक्ष्य था, बेतहाशा मुनाफा। आज की इस चर्चा में हम 250 साल के इस कॉरपोरेट थ्रिलर को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। कंपनी के जन्म से लेकर भारत में उनके कदम रखने, उनकी चालाकियों, भयंकर लूट और अंततः उस ऐतिहासिक विद्रोह तक जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से। देखते हैं कि आखिर इस कंपनी का जन्म कैसे हुआ। एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी नींव केवल मसालों पर टिकी थी। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि भारत की गुलामी की कहानी असल में काली मिर्च से शुरू हुई। हुआ यूं कि विदेशी व्यापारियों ने अचानक काली मिर्च, जिसे उस जमाने में काला सोना कहा जाता था, उसके दाम बहुत बढ़ा दिए। इसी बात से चिढ़कर सितंबर 1599 में लंदन के एक अंधेरे से कमरे में 24 व्यापारी इकट्ठा हुए। उन्होंने विदेशी एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारी भरकम फंडिंग जुटाई। मतलब ये एक ऐसा स्टार्टअप था जो सिर्फ गुस्से और लालच के दम पर शुरू हुआ था। अगर हम इनकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें एक चार्टर दिया, 15 साल का व्यापारिक एकाधिकार, और वो भी अपनी खुद की सेना रखने की ताकत के साथ। इसके बाद विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो जैसे कूटनीतिज्ञों ने बड़ी चालाकी से मुगल दरबार में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, भारत में कदम कैसे जमाए जाएं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही खास समुद्री तट वाली रणनीति अपनाई। ये सुनकर आपको शायद थोड़ी हैरानी भी हो और गुस्सा भी आए। 1662 में बॉम्बे के 7 द्वीप इंग्लैंड के राजा को पुर्तगाली राजकुमारी से शादी के दहेज में मिल गए। सोचिए, जमीन हमारी और यूरोप के महलों में उसे दहेज में बांटा जा रहा था। बाद में राजा ने इसे बहुत ही मामूली किराए पर कंपनी को दे दिया। इससे कंपनी को एक ऐसा शानदार बंदरगाह मिल गया जो साल भर काम कर सकता था। यहीं से इनकी जड़ें मजबूत होने लगी। समुद्री किनारों पर कब्जा करने के बाद तीसरे चरण में बारी थी अपना कॉरपोरेट जाल फैलाने की, और इनकी नजर पड़ी भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान पर। और वो सोने की खदान थी बंगाल। अपने बेहतरीन रेशम और ढाका की मलमल की वजह से बंगाल उस वक्त पूरी दुनिया के उत्पादन का लगभग 12% हिस्सा पैदा कर रहा था। जाहिर है, इन कॉरपोरेट हमलावरों के लिए इससे बड़ा और कोई टारगेट हो ही नहीं सकता था। फिर आया 1717 का वो टर्निंग पॉइंट। मुगल सम्राट फर्रुखसियर बहुत बीमार थे और कंपनी के एक डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया। इनाम में उन्हें क्या मिला? बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार। इस मेडिकल कूटनीति ने स्थानीय व्यापारियों की तो मानो कमर ही तोड़ दी। हमारे व्यापारी टैक्स देते देते बर्बाद हो रहे थे और ये विदेशी बिना टैक्स के अपने महल खड़े कर रहे थे। भाग 4 तक आते आते ये साफ हो गया था कि अब ये सिर्फ व्यापारी नहीं रहे। अब शुरू होने वाला था इनका असल खेल, भारत का सशस्त्र टेकओवर। 1757 का प्लासी का युद्ध याद है? ये इतिहास की उन अजीब लड़ाइयों में से है जो हथियारों से ज्यादा साजिशों से जीती गईं। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर खरीद लिया। जब युद्ध के बीच अचानक तेज बारिश हुई तो कंपनी ने अपना बारूद तिरपाल से ढककर सूखा रखा, जबकि नवाब की सेना का बारूद पूरी तरह भीग गया। नतीजा, महज 3000 कॉर्पोरेट सैनिकों ने गद्दारी के दम पर एक विशाल सेना को पंगु बनाकर हरा दिया। 1765 में जो दोहरी शासन व्यवस्था आई, वो इनका एक बेहद शातिर कॉर्पोरेट दांव था। ईस्ट इंडिया कंपनी सारे टैक्स वसूलती, सारा पैसा रखती, लेकिन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। और जो कठपुतली नवाब था, उसके पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन प्रशासन उसी को चलाना था और जनता की सारी बदनामी भी उसी को सहनी थी। सारा मुनाफा कंपनी का और सारा रिस्क नवाब का। भाग 5। यहीं से शुरू होती है पूरे उपमहाद्वीप की बेखौफ लूट। एक ऐसे एकाधिकार की शुरुआत जिसकी इंसानियत को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये आंकड़े सच में कंपा देने वाले हैं। 1770 के भयंकर अकाल में बंगाल की सड़कों पर करीब 1 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए।
लेकिन क्या आपको पता है कि कंपनी क्या कर रही थी? वो लगातार अनाज की जमाखोरी कर रहे थे। और तो और मुनाफे में कोई कमी ना आए, इसलिए उन्होंने अकाल के दौरान भी टैक्स की दरें और बढ़ा दी। पूरे भारत को निगलने के लिए इनकी रणनीति बहुत ही व्यवस्थित थी। बंगाल में गद्दारी और कठपुतली शासक, दक्षिण में मैसूर के टीपू सुल्तान को रोकने के लिए सैन्य गठबंधन बनाए, और जब बात ताकतवर मराठों की आई तो उनके आपसी मतभेदों में जहर घोलकर उन्हें आपस में ही लड़वा दिया, जब तक कि वो पूरा साम्राज्य खत्म नहीं हो गया। फिर 1848 में आई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। सच कहूं तो ये कोई कानूनी नीति नहीं थी, बल्कि दिन दहाड़े डकैती थी। नियम ये बना दिया गया कि अगर किसी राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधा कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। इस अजीब से बहाने से बिना एक भी गोली चलाए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे अमीर राज्यों को हड़प लिया गया। लेकिन कहते हैं ना, हर जुल्म की एक हद होती है। भाग 6, विद्रोह और विडंबना। सदियों का वो गुस्सा आखिरकार एक बड़े तूफान के रूप में फूटी पड़ा। 1857 के विद्रोह ने ये साबित कर दिया कि लोग अपने सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मंगल पांडे के कारतूस वाले विवाद से जो चिंगारी उठी वो पूरे देश में आग की तरह फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधकर मैदान में उतरी। नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह सबने जबरदस्त लोहा लिया। भले ही ये विद्रोह अंत में कुचल दिया गया, लेकिन इसने दुनिया को बता दिया कि एक प्राइवेट कंपनी किसी देश पर राज नहीं कर सकती। और फिर 2 अगस्त 1858 को एक नया कानून आया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमें मिली कोई आज़ादी नहीं थी, ये सिर्फ मैनेजमेंट का बदलाव था। भारत अब एक कॉरपोरेट एसेट से बदलकर एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था, जहां लूट का सिलसिला अब पूरी तरह से सरकारी तरीके से चलने वाला था। इतिहास की विडंबना देखिए, जिस कंपनी ने कभी लाखों लोगों पर जुल्म किया, इतने बड़े देश को अपना गुलाम बनाया, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 2005 में एक भारतीय बिजनेसमैन ने खरीद लिया। आज वो कंपनी उसी नाम से सिर्फ चाय और कुछ लग्जरी सामान बेचती है। समय का पहिया कैसे घूमता है, ये उसका एक बहुत ही काव्यात्मक और दिलचस्प उदाहरण है। आज की इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरी बात निकलकर सामने आती है। अगर एक अंधेरे कमरे में बैठे कुछ व्यापारी सिर्फ लालच और गद्दारी के दम पर एक पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर सकते हैं, तो आज के दौर में जो विशाल कॉर्पोरेट एकाधिकार पनप रहे हैं, क्या हमें उन पर ज्यादा करीब से नजर नहीं रखनी चाहिए? इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों का नाम नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमेशा सतर्क रहने की चेतावनी देता है। इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।